मूवी शुरू होती है। समुद्र में एक शिप को दिखाया जाता है। उसी शिप में एक सर्कस नाम के आदमी को देखते हैं। सर्कस की लाइफ बहुत ही बेकार चल रहा होता और वो हर रोज मछलियां पकड़ने के लिए अपने शिप से आता है। और जब आज सर्कस मछलियां पकड़ रहा होता है तब उसे अपने जहाज पर कुछ अजीब सा फील होने लगता है। उसकी जाल बहुत ही ज्यादा भारी होता है और जैसे ही वो अपने जाल को ऊपर की तरफ खींचता है तब वो देखता है कि उसके जाल में मछलियां नहीं बल्कि एक लड़की होती है। सर्कस देखता है कि उस लड़की की अभी भी सांसें चल रही होती है, यानी कि वो लड़की अभी जिंदा है। जिसके बाद वो होश में आती है। सर्कस उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है। लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने की जिद करोगे तो मैं फिर से पानी में कूद जाऊंगी। मुझे किसी ऐसी जगह पर लेकर चलो जहाँ पर कोई भी इंसान ना हो और कोई मुझे देख ना सके। सर्कस उसे अपनी मॉम के घर लेकर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सर्कस की मॉम इस दुनिया में अब नहीं है। सर्कस कहता है कि तुम अब यहाँ पर आराम से रह सकती हो। ये कहकर उसे अपना खाना देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने वाइफ के घर आता है। दरअसल अब उसका डाइवोर्स हो चुका है। उसकी एक एनी नाम की बेटी भी होती है। एनी की किडनी खराब होने के कारण उसे डायलिसिस ट्रीटमेंट पर ही रहना पड़ता है और यही वजह होती है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी है। वो सही से चल नहीं पाती। सर्कस अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर एनी का डायलिसिस का इलाज होता है। डायलिसिस के समय में एनी अपने डैड से कहती है कि आप कोई मुझे एक कहानी सुनाओ। वो कहने लगता है कि एक समुद्र के किनारे एक मछुआरा रहा करता था, लेकिन एक दिन उसके जाल में बहुत ही खूबसूरत लड़की फंस जाती है। उसकी बेटी उससे पूछने लगती है कि क्या वो जलपरी थी। दरअसल वो एक किताबों में पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि अगर जलपरी पानी से निकलकर धरती पर आ जाए तो वो 7 सालों तक जमीन पर ही रह सकती है। और सर्कस अपनी बेटी को कोई कहानी नहीं बल्कि आज जो उसके साथ घटना घटा था वही वो अपने बेटी को कहानी के रूप में बता रहा था। इसीलिए उसकी कहानी अधूरी होती है। वो अपनी बेटी को पूरा नहीं सुना पाता और यह कहानी एनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इलाज खत्म होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एनी के घर जाने में बहुत देर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एक्स वाइफ उस पर बहुत गुस्सा करती है। उसे शराब की लत लगी होती है और वो सर्कस से कभी भी सही से बात नहीं करती। अगले दिन सर्कस उसी जाल वाली लड़की के पास जाता है। सर्कस उस लड़की से कहता है कि मुझे लगा था कि वो मेरा एक सपना था, लेकिन तुम सच में एक लड़की हो। जिसके बाद सर्कस मछली पकड़ने के लिए जाने लगता है। तभी लड़की सर्कस से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन सर्कस कहता है कि वहाँ पर बहुत से लोग होंगे, वो तुम्हें देख लेंगे। वो कहती है नहीं, मैं उनसे छुप जाऊंगी। सर्कस कहता है कि किसी लड़की को अपनी बोट में फिशिंग करने लेकर जाना अब शगुन माना जाता है। वो लड़की कहती है कि इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम बहुत लकी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता। उसके जाल में तो मछलियां तक नहीं फंसती। जिसके बाद वो उस लड़की को अपने बोट पर लेकर जाता है। यहाँ पर सर्कस उसे उसका नाम पूछता है। दरअसल ये लड़की अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही होती है, पर आज वो कहती है कि तुम मुझे ओनेडिन कहकर बुला सकते हो। जिसके बाद वो गाना गाने लगती है और उसके गाते ही सर्कस के जाल में बहुत ही मछलियां फंस जाती हैं, जिससे सर्कस काफी खुश हो जाता है। वो ओनेडिन से कहता है कि इन्हें बेचने के लिए तुम मेरे साथ चल सकती हो। इसका जो भी फायदा होगा उसमें से मैं कुछ तुम्हें भी दूंगा और तुम अब हमेशा शिप पर आ सकती हो। लेकिन ओनेडिन कहती है कि नहीं, मुझे किसी से भी नहीं मिलना है सिवाय तुम्हारे। और यहाँ पर ओनेडिन को अब पता होता है कि सर्कस एक अच्छा इंसान है। इसके बाद सर्कस मछलियों को लेकर मार्केट जाता है, जहाँ पर उसे उसकी काफी सारे पैसे मिलते हैं। उस पैसे से सर्कस ओनेडिन के लिए कपड़े खरीदता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाकर उस कहानी को आगे बढ़ाता है और उससे आगे बताता है कि वो लड़की जो फिशरमैन ने अपनी जाल में फंसी थी, वो उसे फिर से अपने साथ मछली पकड़ने लेकर जाता है। तो वो गाना गाती है और उसके गाने की आवाज से बहुत सारी मछलियां उसकी जाल में फंस जाती हैं। एनी कहती है वो लड़की अपनी कहानी के थ्रू किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। मैंने किताब में पढ़ा था। अब एनी को लगने लगा था कि उसके डैड उसे जो भी कहानी सुना रहे हैं वो बिल्कुल सच है, क्योंकि ये सब उनके साथ हो रहा है। अगले सीन में सर्कस अपने मॉम के घर आता है, जहाँ पर वो ओनेडिन को खरीदे हुए कपड़े देता है। यहाँ पर ओनेडिन को सर्कस काफी पसंद आने लगा था। सर्कस ओनेडिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर कब तक रहने वाली हो। ओनेडिन कहती है कि मैं यहाँ पर कब तक रह सकती हूँ। तब सर्कस कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम यहीं पर जिंदगी भर रहो। इस बात को सुनकर ओनेडिन को काफी अच्छा लगता है। सर्कस चर्च जाता है, जहाँ पर वो एक पादरी के सामने अपनी बातों को कॉन्फ्रेस करता है। वो उन्हें ओनेडिन के बारे में सारी बात बताता है, साथ ये भी कि वो आज उसके लिए कपड़े खरीदने के लिए गया था, लेकिन अंडरगारमेंट्स खरीदने में उसे शर्म आ रही
थी, इसीलिए स्टोर से उसने अंडरगारमेंट्स को चुरा लिया था। वो यह भी कहता है कि पिछले 2 सालों से मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाया। 2 साल पहले वो बहुत सारा शराब पिया करता था, लेकिन अब उसने शराब पीना छोड़ दिया है। वहाँ दूसरी तरफ हम ऑनडिन को देखते हैं जो पानी में नहा रही होती है। तभी वहाँ पर सर्कस की बेटी एनी आ जाती है। उसे पता था कि उसके डैड जो उसे कहानी सुना रहे हैं वो सच है। वो उसे देखकर पहचान जाती है कि ये वही लड़की है। जिसके बाद एनी ऑनडिन से पूछती है कि क्या तुम सच में एक जलपरी हो? क्या तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स हैं? क्या तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकती हो? वो उसकी हाथों को ध्यान से देखने लगती है। साथ ही वो उससे पूछती है कि क्या तुम अपने शूट को छुपा दिया है? क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा है अगर जलपरी अपने शूट को छुपा दे तो वो 7 सालों तक जमीन पर रह सकती है। ऑनडिन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती, बस उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रही होती है। वहीं इसी टाउन में एक और आदमी को दिखाया जाता है। जो ये आदमी ऑनडिन को ढूंढने के लिए आया है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ऑनडिन इस वक्त कहाँ पर है। सर्कस को भी ऐसा लग रहा होता कि हो सकता है कि कहीं न कहीं ऑनडिन जलपरी हो। अगले दिन वो फिर से ऑनडिन को अपने बोट पर मछलियां पकड़ने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर फिर से ऑनडिन उसी तरह से गाना गाने लगती है जैसे पिछली बार गाई थी, और आज एक बार फिर से उसके जाल में काफी सारे मछलियां फंस जाती हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर समुद्री गार्ड भी होते हैं जो उसके बोट को चेक करने के लिए आते हैं। यहाँ पर ऑनडिन उस गार्ड को देखकर छुप गई होती है क्योंकि दूसरे आदमियों के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन गार्ड उसे देख लेते हैं और अब वो सर्कस से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। वो कहता है कि ये मेरी लवर है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऑनडिन गार्ड से यही बात कहती है, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, और यह सुनकर गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। सर्कस ऑनडिन से कहता है कि तुम्हें अब छुपने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह एक बहुत ही छोटा टाउन है, और वो गार्ड सभी को बता देंगे कि मेरी बोट पर एक अनजान लड़की मौजूद थी। जिसके बाद दोनों एक सिटी में जाते हैं। यहाँ के सभी लोग सिर्फ ऑनडिन को ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो काफी सुंदर होती है। सर्कस भी उससे कहता है कि तुम सच में बहुत सुंदर हो। इस बात को सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। आगे जब दोनों एनी से मिलते हैं तब एनी कहती है मैं पहले भी ऑनडिन से मिल चुकी हूँ, और अब ऑनडिन और एनी की आपस में काफी अच्छी दोस्ती भी होने लगती है। ऑनडिन एनी से कहती है कि तुम स्विमिंग क्यों नहीं करती, जिस पर एनी उससे कहती है कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं अगर तुम्हारे साथ पानी में जाऊंगी तो शायद डर ना लगे। जिसके बाद उसे पानी में ले जाकर स्विमिंग सिखाती है कि तभी पानी ऑनडिन के पैर से कुछ टच होता है। दरअसल वो एक जाल होती है। वो उसे बाहर निकाल कर देखने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑनडिन को उसी की तलाश थी। एनी को लगता है कि ये उसी की ड्रेस है जिसे छुपाने के बाद वो 7 सालों तक जमीन पर रहने वाली है। दरअसल एनी को पूरी तरह से यकीन होता है कि ऑनडिन एक जलपरी ही है। वो कहती है तुम इसे जमीन में कहीं दफना दो, इसके बाद तुम 7 सालों तक यहाँ रह सकती हो। ये दोनों के दोनों जमीन में उस जाल को दफना देते हैं। ऑनडिन एनी से कहती है कि कभी भी इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। कुछ दिन के बाद शहर में एक कंपटीशन होता है जिसे देखने के लिए ऑनडिन वहाँ पर एनी के साथ जाती है। वहीं पर वो अनजान आदमी भी मौजूद होता है जो वो ऑनडिन को ढूंढ रहा था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि ऑनडिन का हस्बैंड होता है। आगे बोट पर एनी को दिखाया जाता है जिसे पता होता है कि ऑनडिन उसे ठीक कर सकती है, वो उसे बचा सकती है, इसलिए जानबूझकर उसकी शक्तियों को टेस्ट करने के लिए वो पानी में कूद जाती है। ऑनडिन भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वो उसे बचाकर ऊपर लेकर आती है। सर्कस भी यह सब देख लिया था और उसे लेकर अपने एक्स वाइफ के घर पर जब एनी को छोड़ने जाता है तो वो उसे काफी खरी खोटी सुनाती है। जिसके बाद वो ऑनडिन के साथ वापस अपने मॉम के घर पर आ जाता है। ऑनडिन इससे पूछती है कि सभी तुम्हें सर्कस कहकर क्यों बुलाते हैं जबकि तुम्हारा नाम सर्कस नहीं है। तब वो उसे बताता है कि मेरा नाम बहुत ही पेचीदा है, इसलिए कोई उस नाम से बुलाता भी नहीं है। और कुछ साल पहले मैं एक सर्कस में काम किया करता था। मुझे शराब पीने की आदत भी थी। मेरी वाइफ भी शराब के नशे में धुत रहती थी। एक दिन मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरी वाइफ होश में नहीं थी क्योंकि उसने उस दिन बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी और मैं भी नशे में धुत था। उसी दिन से मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा ताकि मैं अपनी बेटी की देखभाल कर सकूं। लेकिन मेरी बेटी की कस्टडी कभी भी नहीं मिली क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं सिर्फ एक फिशरमैन हूँ। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ऑनडिन उसके पास आती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जो आदमी अपनी वाइफ यानी ऑनडिन को ढूंढ रहा होता है वो एक दिन सर्कस के पास पहुंच जाता है। वो सर्कस से ऑनडिन के बारे में पूछता है पर वो उसे ऑनडिन के बारे में कुछ भी नहीं
नहीं बताता, लेकिन वो आदमी किसी भी तरह करके सर्कस के मॉम के घर पर पहुंच जाता है। और जब ऑनडिन उसे वहां पर देखती है तो वो पीछे के रास्ते वहां से भाग जाती है कि तभी वहां पर सर्कस भी आता है। वो देखता है कि ऑनडिन घर पर नहीं है। वो उसे चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन ऑनडिन कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। जिसके बाद वो नदी के किनारे पर जाता है जहाँ पर ऑनडिन बैठी हुई होती है। और अब ऑनडिन उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ चुका है। काश मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती, और काश मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर सकती। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं मेरे पास रहो। वहीं दूसरी तरफ ऑनडिन की हस्बैंड को दिखाया जाता है जो वो गुस्से में ड्राइव कर रहा होता है कि तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाती है। दूसरी वाली कार सर्कस की एक्स वाइफ की होती है। उसके साथ एनी भी उसी गाड़ी में होती है। दरअसल सर्कस की वाइफ और उसके नए हस्बैंड ज्यादा नशे में होते हैं। एक्सीडेंट में एनी की नए डैड की मृत्यु हो जाती है, जबकि ऑनडिन का हस्बैंड और सर्कस की वाइफ बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है कि तभी वहां और सर्कस और ऑनडिन दोनों पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जो तुम्हारी एक्स वाइफ का हस्बैंड था उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो एक डोनर था और उसकी किडनी तुम्हारी बेटी से मैच करती है। हम ऑपरेशन करके उस किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगले सीन में ऑनडिन का हस्बैंड उसके पास जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर ऑनडिन उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि अब मैं यहीं पर रहूंगी। अगले दिन हम एक शिप पर देखते हैं जहाँ पर सर्कस की एक्स वाइफ अपने एक्स हस्बैंड की अस्थियां को पानी में बहा रही होती है। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड की मौत से पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। उसकी मौत का कारण मैं हूँ, क्योंकि मैं ही शराब पीकर गाड़ी चला रही थी। मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। सर्कस की एक्स वाइफ उसे कहती है कि तुम एनी को अपने पास रख सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम ऑनडिन से दूर रहोगे। सर्कस को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ऑनडिन से बहुत ही प्यार करता है। साथ ही वो अपने बेटी की केयर भी करना चाह रहा था। इसके बाद उसकी वाइफ उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। सर्कस इस बात को मना नहीं कर पाता। आज 2 सालों के बाद उसने फिर से ड्रिंक की है। ड्रिंक करने के बाद वो अपने मॉम के घर पर जाता है जहाँ पर ऑनडिन है। वो ऑनडिन को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन ऑनडिन जाने के लिए राजी नहीं थी, तो वो उसे जबरदस्ती एक आइलैंड पर लेकर जाता है। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, और जब वो ऐसा करता है तब उसे काफी दुख भी हो रहा होता है, लेकिन शायद अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहा है। वो ऑनडिन को उस आइलैंड पर छोड़ देता है और वापस आ जाता है। रास्ते में वो एक पेड़ पर ही सो जाता है कि तभी रास्ते में एक पृष्ठ गुजर रहा होता है जो उसे देख लेता है। सर्कस के बारे में उसे सब कुछ पता है, क्योंकि सब कुछ उसके आगे कॉन्फ्रेस करता था। वो सर्कस से कहता है कि दुखी रहना बहुत ही आसान है, खुश रहने के लिए फाइट करनी पड़ती है, और अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी से फाइट करनी पड़ेगी। और इस वक्त सर्कस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अगले दिन घर पर जब उसकी बेटी टीवी देख रही होती है, तभी टीवी पर एक सिंगर आता है जो सुरीली आवाज में गाना गाता है, और यह गाना कोई और नहीं बल्कि वही गाना होता है जो ऑनडिन गाया करती थी। जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि ऑनडिन एक आम लड़की है, उसकी कोई भी पावर शक्ति नहीं है और ना ही वो कोई जलपरी है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिसके बाद सर्कस उसे लेने के लिए उसी आइलैंड पर फिर से जाता है, लेकिन ऑनडिन उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही होती है। दरअसल वो तैरकर एक दूसरे आइलैंड पर चली गई थी, जहाँ पर उसे ऑनडिन नजर आ जाती है। ऑनडिन की हालत अब बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। सर्कस उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई? ऑनडिन यहाँ उसे बताती है कि मैं रोमानिया से हूँ। हालांकि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता है। वो नशे की चीजों को सप्लाई करने का काम करता है, जिसमें उसने मुझे भी इन्वॉल्व किया था। और एक दिन जब हम समुद्र के रास्ते डिलीवरी देने के लिए जा रहे थे कि तभी हमें समुद्री पुलिस चारों तरफ से घेर लिया और मुझे और मेरे हस्बैंड को पकड़ने की कोशिश किया। जिसके बाद मेरे हस्बैंड ने वो नशीली वाली चीज को मुझे देकर पानी में उतार दिया और मैं लगातार स्विमिंग करती रही। लेकिन कुछ ही देर बाद मैं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तब मैं तुम्हारे सामने थी, क्योंकि मैं तुम्हारी जाल में फंस गई थी। सर्कस को ऑनडिन के लिए बहुत ही बुरा लगता है और उसे उस पर दया आ जाती है, और अब वो तय करता है कि अब वो हमेशा ऑनडिन के साथ ही रहेगा। वो उसे अपने घर लेकर आता है, पर वहाँ पर पहले से ऑनडिन का हस्बैंड होता है, जिसके साथ एक आदमी भी है। जिसके बाद ऑनडिन का हस्बैंड कहता है कि मुझे वो मेरा बैग चाहिए जो तुम साथ में लेकर गई थी, जिसमें मेरे नशीले पदार्थ थे। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें हमें छोड़ना होगा। दरअसल जो ऑनडिन को पानी में जाल मिला था उसके अंदर वही बैग था जिसमें नशीली पदार्थ मौजूद है और जिसने एनी के साथ मिलकर जमीन में दफना दिया था। पर जब ये उस जगह
जगह पर जाते हैं और जमीन को खोदते हैं, तब ये देखते हैं कि वहाँ तो कुछ मौजूद नहीं है, क्योंकि एनी ने पहले से उसे कहीं और छुपा दिया हुआ है। एनी को अब भी लगता है कि ये उसका सूट है और वो ये भी सोचती है कि अगर ऑनडिन को वो वापस मिल जाएगा तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। पर वे सभी एनी को बहुत समझाते हैं, जिसके बाद एनी इस सभी को बता देती है, मैंने शिप के पास पानी के अंदर उसे छुपा कर रखा है। ये सभी के सभी उसी शिप पर जाते हैं और उस बैग को पानी से बाहर निकाल रहे होते हैं। ऑनडिन को पता है कि उसका हस्बैंड एक क्रिमिनल है, अगर उसे बैग मिल भी गया तो वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो जानबूझकर अपने हस्बैंड को पानी में गिरा देती है। उसे तैरना नहीं आता और इसी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब ऑनडिन को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि वो इस देश की नहीं है। यहाँ की पुलिस उसे अपने देश भेजने की तैयारी में होती है और अब सर्कस के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो ऑनडिन से शादी कर ले तो वो यहाँ की नागरिक बन जाएगी, जिसके बाद कोई उसे इस देश से नहीं निकाल सकता। और वो ऑनडिन से शादी कर लेता है और दोनों अपने लाइफ में काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।